नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन नेस्को के यूट्यूब चैनल में। हमारी जो श्रृंखला है सिकल सेल संवाद, उसमें आज हमारे प्रमुख अतिथि है डॉक्टर आतिश बकाने सर। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू मैं वेरी मच। थैंक यू सर फॉर द का सेम। थैंक यू सो मच सर। सर का परिचय मैं आपसे करा दूं। डॉक्टर आतिश बकाने सर एमबीबीएस, डीसीएच, डीएनबी पीडियाट्रिक्स है। सर एफएनबी और एफआईएपी पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में है। साथ ही सर यूरोपियन ब्लड एंड मैरो ट्रांसप्लांटेशन सर्टिफाइड भी है। फिलहाल सर सीनियर कंसल्टेंट है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड सेल्यूलर थेरेपी एट न्यू इरा हॉस्पिटल नागपुर में। सर, आज हम चर्चा करेंगे सिकल सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, क्योंकि हमारे पेशेंट्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर कई सारे सवाल है, जो आज के आपके मार्गदर्शन से हम इन सवालों को थोड़ा जवाब ढूंढने का और उनके मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे सर। तो फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अ, जी धन्यवाद गौतम जी। जी हाँ सर। ये तो मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं सिकल सेल डिसीज के लिए जितना भी कुछ काम कर सकूं, चाहे वो स्क्रीनिंग के माध्यम से हो या फिर कोई भी अवेयरनेस कैंप या फिर ट्रांसप्लांट रिलेटेड वर्क हो। सिकल से मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों के बारे में तो मुझे पता है ही। आप लोग तो काफी सालों से सिकल सेल डिसीज के लिए दिन रात लड़ रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं। मेरा भी कुछ हद तक मैं भी कोशिश करता हूँ कि सिकल सेल डिसीज के लिए जो भी कुछ नई चीजें हैं, पर्टिकुलरली क्यूरेटिव मॉडलिटीज, उसमें काम करने की मैंने लास्ट कम 7 से 8 साल से कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। ठीक है सर। ये मैं पहले भी बताया, ये मेरा भाग्य है कि कुछ भी, चाहे कोई सिंगल पेशेंट हो या कई जितने भी लोग हैं सिकल सेल पीड़ित, उनको उनके लिए कुछ भी मैं मार्गदर्शन कर पाऊँ, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात धन्यवाद सर। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं सर। है जी। सो कॉमन पर्सन के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब, इसका मतलब हिंदी में हम इसको अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण बोलते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया होना बहुत है। क्योंकि मुझे, हमारे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स उनके सवाल होते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर है। तो कुछ हद तक अगर इसकी उसके बारे में पता रहे तो बड़ा अच्छा होता है। तो क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है। सो हमारे जो हड्डियां है, शरीर में जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों में बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में सारी प्रकार की जो हमारी हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स होती है, इन हिमेटोपोटिक स्टेम सेल से आरबीसीज बनती है, डब्ल्यूबीसीज बनती है, प्लेटलेट, सारा कुछ हमारा स्टेम सेल से बनता है। ये सारे बोन मैरो में होती है। तो कुछ बीमारियां हैं जिसमें ये स्टेम सेल्स कुछ हद तक खराब रहती है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जिसमें स्टेम सेल्स खत्म हो जाती है, या फिर कोई और बीमारियां हैं जिसमें कोई खराब, फॉर एग्जांपल कैंसर्स हो गए, वो बोन मैरो की स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे डिसीजेस में हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम सिकल सेल डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हमें पता है जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम होता है उसके कारण सिकल सेल डिसीज होती है। तो उनकी जो हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स है वो बेसिकली खराब होती है इन द सेंस, वो अच्छी आरबीसी बनाने से चूक जाती है, तो सिकल सेल्स यूजुअली बनते हैं। तो इसमें हम अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण का एक स्पेसिफिक तरीका ये होता है कि इसमें ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट कोई काम का नहीं। ऑटोलॉगस मतलब खुद के ही स्टेम सेल्स निकाल के कुछ मेडिसिन देके वो स्टेम सेल्स कुछ समय बाद वापस करना। तो ये इसमें कारगर नहीं होगा, क्योंकि सिकल सेल में स्टेम सेल्स ही डिफेक्टिव है। तो हमें एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस एलोजेनिक के बारे में मैं दो शब्द बताना चाहूंगा कि इसमें
हमें पहले तो पेशेंट सिलेक्ट करना पड़ता है। एक स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं सिकल सेल डिसीज में। हर पेशेंट का सिकल सेल डिसीज में ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं। कुछ पेशेंट्स है, कुछ क्राइटेरियाज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उन्हीं पेशेंट्स में ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है। एक बार हमने पेशेंट सिलेक्ट कर लिया है अप्रोप्रिएट, तो हमें डोनर भी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डोनर हमें अगर फैमिली में मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता है। अगर सब सिबलिंग है, फैमिली में और कोई भाई बहन है, उसमें अगर एचएलए फुल मैच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी संभावना होती है, हर एक सिबलिंग अगर फैमिली में है, 30% संभावना होती है मैच होने की। समझो हमें फैमिली में मैच नहीं मिलता है 100%, तो हम कई सारी रजिस्ट्रीज होती है, इंडियन रजिस्ट्रीज है या फिर इंटरनेशनल रजिस्ट्रीज है, दात्री, डीकेएमएस, ऐसे कई सारी रजिस्ट्रीज है जिसमें हम डोनर ढूंढ सकते हैं, है ना। क्योंकि हमें हर एक का एक एचएलए होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, उससे मैच करता हुआ डोनर मिलना सबसे अच्छी बात होती है। ये है स्टैंडर्ड ऑफ केयर इंडिकेशंस फॉर ट्रांसप्लांट, कि भाई ये फुल मैच है तो हमें ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो आईसीएमआर अभी नया गाइडलाइंस आई है कि कुछ पेशेंट्स में जिनमें बहुत तकलीफ है सिकल सेल में, और मैच सिबलिंग भी नहीं है, मैच फैमिली में भी, मैच अनरिलेटेड डोनर भी नहीं है, उन कुछ पेशेंट्स में 50% मैच भी क्लिनिकल ऑप्शन के तौर पे हम रख सकते हैं। क्योंकि लास्ट 10 साल में 50% मैच ट्रांसप्लांट जहाँ पे होते हैं इंटरनेशनली और इंडिया में भी, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स हैं। बट कई सालों के बाद ही इसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर में लिया जाता है, अभी ये क्लिनिकल ऑप्शन है। तो ये इंडिकेशंस हो गए। हम फिर उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करते हैं। हम पेशेंट को, जो सिलेक्टेड पेशेंट है, उसको कुछ कीमोथेरेपी देते हैं जिससे खुद की स्टेम सेल्स हम डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद डे 0 बोलते हैं हम, जिसमें हम जो कलेक्टेड स्टेम सेल्स है, जो हम डोनर सिलेक्ट करते हैं, उनसे कुछ स्टेम सेल्स निकालते हैं। एक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट हमें वो स्टेम सेल डोज लेना होता है, वो कलेक्ट करके डे 0 में हम पेशेंट को देते हैं। और डे 0 के बाद हमें हमेशा हम देखते हैं कि कैसे ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। यूजुअल सिनेरियो में 12-13 दिन के बाद लगभग 28 दिन तक कभी भी ये सेल्स बढ़ सकते हैं। तो सीधी सादी समझने का तरीका ये है, हमें कोई भी पेड़ लगाना है, पौधा लगाना है, या फिर खेत में बीज बोना है, तो हम पहले खेत को तैयार करते हैं। वैसे ही कंडीशनिंग कीमोथेरेपी हम यूज करते हैं पेशेंट में। फिर उसके बाद हम बीज डालते हैं और वेट करते हैं बारिश, उसमें पानी आए, पानी देते हैं। वैसे ही हमें केयर करनी पड़ती है, स्पेशल रूम में पेशेंट को रखना पड़ता है, जो पॉजिटिव प्रेशर में रूम होता है, ताकि बच्चे को इन्फेक्शंस ना हो। क्योंकि हम ये कंडीशनिंग कीमोथेरेपी देते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट पेशेंट का बहुत कम होता है, तो संभावना होती है उनको इन्फेक्शन होने की, उनसे कोशिश करते हैं हम बचाने की। और लगभग 12-13 दिन बाद ये हमें, जैसे नया बीज बोने के बाद निकलना शुरू होता है, वैसे ही ये सेल्स धीरे धीरे स्टेम सेल्स डब्ल्यूबीसीज बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं, बाद में आरबीसीज बनाते हैं। और ये ट्रांसप्लांट की बहुत सिंपल तरीके से मैंने प्रोसीजर एक्सप्लेन की। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इतना हो गया मतलब हमारा ट्रांसप्लांट हो गया। इसे हम एनग्राफ्टमेंट बोलते हैं। जैसे हम पौधे की कोशिश, नए पौधे की या फिर नए बच्चे की हम केयर करते, वैसे ही हमें लगभग 3 महीने तक और उसके बाद 9 महीने तक केयर करनी पड़ती है। लगभग 9 से 10 महीने तक ये बच्चे सिकल सेल ट्रांसप्लांट के बाद कुछ एक इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस पे होते हैं, और उसके बाद ये लगभग बंद हो जाती है और वो अपना नॉर्मल लाइफ जीने में सक्षम हो जाते हैं। जी सर, बहुत अच्छा आपने कम शब्दों में बताया। सर, इसमें स्पेशली सिकल सेल के कौन से पेशेंट्स बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाने चाहिए और कौन से नहीं करवाने चाहिए, उस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। जी। सो सिकल सेल डिसीज के बारे में ये हमेशा माना गया है, मतलब अगर आप 10 से 12 साल पहले की बात करें, आप भी मुझसे सहमत होंगे कि सिकल सेल डिसीज में कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं, ऐसा ही लोगों को लगता था। ये नेशनली और इंटरनेशनली हालांकि सिकल सेल डिसीज की ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की गई, बट बड़े लोगों को लगता था, ये गलत धारणा थी कि सिकल सेल डिसीज में ट्रांसप्लांट का कोई रोल नहीं है। तो सिकल सेल डिसीज में हर एक पेशेंट में जरूर ट्रांसप्लांट का कोई रोल नहीं है, बट
काफी मतलब हमारे हमारे डेली प्रैक्टिस में हम देखते हैं लगभग 20% बच्चे अभी भी काफी ग्रसित होते हैं सिकल सेल डिसीज से, सब ट्रीटमेंट के बावजूद। तो अभी अगर हम करंट गाइडलाइंस की बात करें, है ना, यूके बीएमटी ग्रुप की जो सिकल सेल मैनेजमेंट की गाइडलाइंस आई है 2022 में, अगर उनकी बात की जाए तो हर एक बच्चा 9 मंथ्स की उम्र से हाइड्रोक्सीयूरिया पे होना चाहिए। अब उसके बावजूद हाइड्रोक्सीयूरिया के ऊपर मैक्सिमम लोग अच्छा रहने की पूरी संभावना होती है। लगभग 60 से 70% बच्चे हाइड्रोक्सीयूरिया से अच्छे रहते हैं, वो सिम्टम फ्री रहते हैं, वेसोक्लूसिव क्राइसिस कम होते हैं, इनका हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। बट अभी भी 20% बच्चे, लगभग सारे हिमेटोलॉजिस्ट अग्री करेंगे, पर्टिकुलरली अपने एरिया में, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में हमें पाया नहीं, डिसीज दिखता नहीं है। जो सेंट्रल इंडिया में पेशेंट्स देखते हैं हिमेटोलॉजिस्ट या फिर जनरल पीडियाट्रिशियंस या आप स्कैन में जो इतना काम करते हैं, एसोसिएशन में काम करते हैं, उसमें आप देखा जाए तो लगभग 20% बच्चे हाइड्रोक्सीरिया के अच्छे डोज पे भी उनको तकलीफ होती है। तो कौन से पेशेंट स्पेसिफिकली है जो ट्रांसप्लांट के लिए लेनी चाहिए? हाइड्रोक्सीरिया दे रहे हैं उसके बावजूद, या फिर उसके ऊपर भी अगर कोई भी स्ट्रोक का एपिसोड हो, खास करके अगर सीएनएस सिम्टम्स उनको 24 आवर से ज्यादा रहते हैं। दूसरी चीज, अगर मल्टीपल वेसोक्लूसिव क्राइसिस हो, बच्चे को मोर देन 2 एपिसोड्स पर ईयर हो और ऐसे 3-4 साल के लिए हो, एक ये इंडिकेशन होगा। अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, आपने पता है कुछ कुछ पेशेंट्स में जानलेवा होता है। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस अगर हो, सिग्निफिकेंट सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, या फिर ऑर्गन डैमेजेस, जैसे अगर प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी हो, मल्टीपल जॉइंट के एटलीस्ट 2 जॉइंट्स के ऑस्टियोनेक्रोसिस हो, ये सब चाहे, या फिर प्रोटीन्यूरिया हो, किडनी डैमेज होना शुरू हो गया और सिग्निफिकेंट प्रोटीन्यूरिया अगर पेशेंट को रहने लगा, तो ये काफी सारे इंडिकेशन है। अब इसमें कुछ कुछ इंडिकेशंस धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं। अब ये क्यों ऐड होते जा रहे हैं? हमें पहले लगता था सिकल सेल डिसीज में कि देखो, क्योंकि अर्ली एज में बहुत सारे बच्चे ठीक रहते हैं, अगर कुछ बच्चों को सिर्फ डैक्टिलाइटिस हो गया, डायग्नोसिस हो गई, सिक्वेस्ट्रेशन नहीं हुआ, हाइड्रोक्सीलेशन शुरू किया, तो मोस्ट ऑफ द बेबीज हमें अच्छे दिखते हैं। बट क्या होता है, जैसे जैसे वक्त निकलता है सिकल सेल डिसीज में, छोटे छोटे वेसल्स में जो वेसो ऑक्लूजन होता है, उसके कारण ऑर्गन डैमेज धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो उसके कारण फिर एट द लेटर एज ट्रांसप्लांट करना डिफिकल्ट भी हो जाता, आउटकम्स भी उतने अच्छे नहीं रह पाते, क्योंकि जो हम कंडीशनिंग कीमोथेरेपी यूज करते हैं मैरो डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके लिए अच्छा ऑर्गन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। लीवर अच्छा होना चाहिए, किडनी अच्छी होनी चाहिए, तो आउटकम पेशेंट का अच्छा होगा, टॉलरेट अच्छा करेंगे। तो वो इसीलिए थोड़ा सा इंडिकेशंस में चेंज आ रहा है। हमारे कुछ इंडियन ऑथर्स है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, दे आर थिंकिंग कि क्रॉनिक हाई इम्पैक्ट पेन ऐसा एक कंसेप्ट है, जो अगर सिकल सेल का बच्चा है जिसमें 6 महीने तक 1 साल में 6 महीने तक इंटरमिटेंट पेन रहता ही है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब होती है। दूसरा है कि पुअर स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस है उनका, बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड है। बहुत बार क्या होता है, इंडिया में खास करके बहुत सारी जगह ट्रांसक्रैनियल डॉपलर अवेलेबल नहीं है, तो जो रिकमेंडेड है कि 2 साल के बाद हर बच्चे की 1 साल में एवरी ईयर एटलीस्ट वंस ट्रांसक्रैनियल डॉपलर वेलोसिटी करनी चाहिए। तो वो न होने के कारण हम जो स्ट्रोक की प्रिडिक्शन है वो नहीं कर पाते। तो इनडायरेक्ट वे क्या होता है कि पुअर स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस हो या फिर साइको सोशल बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज हो पेशेंट में, ये इनडायरेक्ट एविडेंस है कि उसको डेफिनेटली ब्रेन में अफेक्ट हो रहा है, छोटे माइक्रोवास्कुलेचर में ब्लॉक्स हो रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है, अगर ट्रांसक्रैनियल डॉपलर वेलोसिटी परसिस्टेंटली मोर देन 200 रहती है, तो हाई रिस्क है स्ट्रोक के लिए, और इट कैन बी पेशेंट कैन बी कंसिडर्ड फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये कई सारे हैं, और कुछ न्यूअर रिसर्चर्स हैं, उनका ये मानना है, हालांकि ये अभी स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है, बट बिकॉज हम हिमेटोलॉजिस्ट है, हमारा डिस्कशन हमेशा होते रहता है नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स में, कि ये नौबत ही क्यों आने दे। अगर कुछ पेशेंट्स हमें अर्ली लाइफ में पकड़े जाए, ट्रांसक्रैनियल डॉपलर वेलोसिटी से पकड़े जाए, तो हमें अर्ली ट्रांसप्लांट करके उनको पूरा लाइफ, अच्छा लाइफ देना और लाइफ क्वालिटी के साथ देना, इसमें बड़ा अंतर है। अगर हमारे ऑर्गन डैमेज हो गए, किडनी डैमेज हो गई, फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या होगा कि हमें उनको किडनी ट्रांसप्लांट भी लग सकता है।
तो क्यों ना ये डैमेज होने के पहले ही ट्रांसप्लांट किया जाए और उनको पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा थैलेसीमिया। देखो थैलेसीमिया में जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन है उनमें हर एज में ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड। एक बार 2 साल के बच्चे हो गए कि एवरीबॉडी शुड गो फॉर अ ट्रांसप्लांट अगर डोनर अवेलेबल है तो। क्योंकि जैसे जैसे हम आयरन ओवरलोड उनमें बढ़ते जाता है प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वैसे ही सिकल में क्यों ना किया जाए। इस पे चर्चा शुरू है नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की, और कुछ समय में हो सकता है ये इंडिकेशंस और ब्रॉडर हो जाए। जी सर, धन्यवाद। सर, इसमें आप एज ग्रुप बताइए कि कौन से एज में करना उचित रहता है, जी बेस्ट। डेफिनेटली। तो इस क्वेश्चन को देखने के दो पहलू हैं, है ना। एक तो हमें अगर आइडियल आउटकम चाहिए कि हमें बेस्ट आउटकम ट्रांसप्लांट का चाहिए सिकल सेल डिसीज में, तो 13 इयर्स के अंदर। अभी ये हम 13 इयर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हम बोलते हैं हमारा एक्सपीरियंस नहीं बोलते, सिर्फ हम बोलते हैं जो लिटरेचर, आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना है। जो चीजें लिटरेचर रिसर्च हुई है लास्ट 15-20 सालों में, उससे ये दिखता है कि 13 साल के नीचे सिकल सेल डिसीज में अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, खास करके मैच सिबलिंग और अनरिलेटेड डोनर, तो लगभग 90% बच्चे कंप्लीटली लाइफ टाइम के लिए क्योर हो सकते हैं। इसीलिए ये 13 इयर्स का कट ऑफ रखा गया है। बट ऐसा नहीं है कि 13 इयर्स के ऊपर नहीं कर सकते। अगर बहुत अच्छा हाइड्रोक्सीरिया पे था पेशेंट, उनके ऑर्गन फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, सब अदर चीजें अच्छी है, तो 13 इयर्स के बाद भी किया जा सकता है। बट आउटकम डिपेंडेंट है एज पे। 13 इयर्स के नीचे हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा आउटकम है। तो ये साधारणतः ये 13 इयर्स का हम 13 to 14 इयर्स एक कट ऑफ लेते हैं सब। जित इसीलिए ये जो स्क्रीनिंग मेथड्स आई है, जैसे मैंने ट्रांसक्रेनियल डॉपलर बोली, इसका फायदा ये है, ये करने से हमें जो पेशेंट्स अपकमिंग है या फिर जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको, वो पहले ही पिकअप होने के चांसेस ज्यादा है। जी सर। सर, इसमें सक्सेस रेट क्या हो सकता है सर? सक्सेस रेट तो मैंने इसका एक छोटा जवाब आपको पहले ही दिया है। जी हाँ तो सर। सक्सेस रेट हमेशा दो तरीके से देखा जाता है, एक तो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, है ना, कि ओवरऑल सर्वाइवल कैसा है, एक तो इवेंट फ्री सर्वाइवल कैसा है, और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है। तो अगर हम हमारा खुद का एक्सपीरियंस देखें, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखें, और चूंकि हमने बहुत सिकल सेल डिसीज ट्रांसप्लांट किए हैं, वो मोस्टली इंटरनेशनल है बट कुछ इंडियन पेशेंट्स भी है, हमारा एक्सपीरियंस देखा जाए और वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस देखा जाए, तो इसमें अगर आप मैच सिबलिंग ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब फैमिली में अगर हमें फुल्ली मैच डोनर मिल जाता है या फिर अनरिलेटेड रजिस्ट्री से अगर डोनर मिल जाता है, तो एंड दूसरी चीज, अगर आप 13 इयर्स के पहले ट्रांसप्लांट करते हो, तो इसका आउटकम है एब्सोल्युटली, मतलब आप देखा जाए तो 90% पेशेंट्स लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं। अब जो 10%, अब 10% अगर आप हम सोचे, तो 10% में क्या प्रॉब्लम होते हैं। कोई भी डिसीज हो, ट्रांसप्लांट एक बहुत हाई एंड प्रोसीजर है, तो 10% रिस्क हमेशा इसमें रहता है। कभी कभी सिकल सेल डिसीज पेशेंट्स रिजेक्ट कर देते हैं। ये सिर्फ सिकल के ही नहीं है, कोई और बीमारी है जिसमें रिजेक्शन बोलते हैं हम उसको, अगर ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर दिया है तो फिर से अपने सिकल सेल के इस पे पहुंच जाते हैं। कभी कभी जीवीएचडी, बहुत सीवियर जीवीएचडी, ग्रेड 4 जीवीएचडी हो जाता है, तो उसमें कुछ 5 से 10% बच्चे नहीं निकल पाते हैं। और कोई कभी कभी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो गया, जो कि सिकल सेल बीमारी में आप ट्रांसप्लांट करो करने के पहले भी हमेशा रिस्क पे रहते ही है। आपको पता है सिकल सेल बीमारी एक काफी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग है, क्योंकि वो स्प्लीन खून में खराब हो जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते ही है ना। तो 90% तक हम मैच रिलेटेड या अनरिलेटेड से कर सकते हैं। अब बात की जाए हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांट की, करना इसकी बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हमने देखा है इंटरनेशनली नेशनली, मैच सिबलिंग डोनर मिलना इतना आसान नहीं। 30% चांस होता है। आजकल छोटी फैमिलीज होती है, 4-5 अगर सिबलिंग्स रहे तो उसमें ज्यादा चांस होता है। बट अगर एक ही सिबलिंग रहे, और वो भी दूसरा समझो खास करके सिकल सेल डिसीज की बात करें, दूसरा भी सिकल सेल डिसीज ही है, ट्रेट है, तो हम डोनर करके ले सकते हैं। बट अगर सिकल सेल डिसीज है तो चांसेस सिकल सेल डिसीज में फैमिली डोनर मिलने के कम रहते हैं। और अनरिलेटेड डोनर
मिलने के भी चांसेस लगभग 50 से 60% है। तो क्या करना है 40% पेशेंट्स में? इसीलिए 50% मैच है हैप्लोइडेंटिकल, जिसमें मदर या फादर ट्रांसप्लांट डोनर बन सकते हैं। इसका रिसर्च शुरू हुआ लगभग 15 साल हो गए, बट और धीरे धीरे इसके आउटकम्स इतने अच्छे हो गए। कुछ मेडिसिन आई, उसे हम पोस्ट ट्रांसप्लांट साइक्लोफॉस्फेमाइड बोलते हैं। इन मेडिसिन के कारण आउटकम इतना अच्छा हो गया कि लगभग 85% तक आउटकम हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांट के लिए है। तो ओनली डिफरेंस इज एज। एज इसमें हमेशा सिकल सेल डिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी ट्रांसप्लांट करो, वो अगर आप 13 साल के पहले करते तो लगभग 85 to 90% बच्चे लाइफ के लिए ठीक हो जाते हैं। बट अगर आप लेट करते हो, अब कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि 20 ईयर्स की, चलो सर हमको मल्टीपल चीजें हो गई, क्रिपल्ड हो गए हैं, 22 ईयर्स में उन्हें समझता भी है दैट वी वांट टू अंडरगो ट्रांसप्लांट, कोई भी रिस्क, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सिकल सेल डिसीज में, आप जिन भी श्रोता सुन रहे हैं उनको पता है कि हमारे फैमिली में आपने देखा होगा 10-12 साल हो गए कि धीरे धीरे वो चीजें दिखने लगती है, ऑक्लूजन क्राइसिस बढ़ने लगती है, प्रोटीनूरिया आता है। तो वो चीजें दिखने लगती है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। बट यस, ये मैंने थोड़ा सा टच अपॉन किया पहले भी कि उनकी किडनी फंक्शन थोड़ा सा अफेक्टेड रहती है, तो आउटकम 85-90% बोलना गलत होगा। लगभग 60 to 70% बच्चे या फिर एडल्ट्स 20-22 ईयर्स के, उससे भी ठीक होने की उम्मीद है। बट इसीलिए हम या फिर सारे हिमेटोलॉजिस्ट हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि सिकल सेल डिसीज का ट्रांसप्लांट करना हो तो 13 ईयर्स के नीचे सबसे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, चाहे वो मैच सिबलिंग हो, अनरिलेटेड हो, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, या फिर कुछ पेशेंट्स में क्लिनिकल ऑप्शन के तहत ट्राई करना है तो हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांट हो। जी सर। सर, भारत में अक्सर अफ्रीकन कंट्रीज के काफी सिकल सेल पेशेंट्स जी बोन मैरो करा के चले जाते हैं। सर, जी आपके अनुभव में इंडियन कोई सिकल सेल पेशेंट जिसके हुए बिल्कुल, हैं और वो उनका क्या पोजीशन है सर? डेफिनेटली। सो दोनों, इसका आंसर थोड़ा सा वक्त लेके बताऊंगा मैं। देखिए, जी जी। इसमें दो चीजें हैं। अब अफ्रीकन हमारे इंडिया में क्यों आते हैं, ये बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है कि इंडियन सिकल पेशेंट बड़ा माइल्ड होते हैं, ऐसा बोला जाता है। ओवरऑल हमने काफी प्लेटफॉर्म्स पे सुना है, और अफ्रीकन बड़े सिकल सेल उनकी काफी खराब है, ऐसा बोला जाता है। हालांकि इसमें कोई खास तथ्य नहीं है। हमने दोनों तरह के पेशेंट देखे, इंडियन पेशेंट भी काफी सीख देखे, अफ्रीकन भी। अफ्रीका में बेसिकली अफ्रीकन पेशेंट्स पहले यूएस जाते थे। उनमें उन पेशेंट्स में काफी मैं कहूंगा अवेयरनेस है। अनफॉर्चुनेट देखो, हम समझते हैं कि साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज है उसमें एजुकेशन नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा सिकल ट्रांसप्लांट करने का भाग्य मुझे है अपोलो हॉस्पिटल में। तो आ, काफी एजुकेटेड है वो लोग। यूएस जाते थे, काफी कॉस्ट आता था, लगभग 2-2 करोड़ क्लास कॉस्ट आता था। अब जो 25 लाख में अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में या फिर कहीं और भी होते हैं, बैंगलोर कई सभी जगह होते हैं, तो उनको ये कम पड़ता था, वो आने लगे। तो वो इसीलिए अफ्रीकन पेशेंट ज्यादा दिखेंगे। इंडियन पेशेंट्स में दो चीजें हैं। एक तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस जो थोड़ा सा कम है। अभी धीरे धीरे जो आपका काम है, इससे लोगों में समझ आ रही है कि नहीं, हमें डायरेक्ट पेशेंट्स के भी कभी कभी फोन आते हैं कि सर नहीं, हमें ट्रांसप्लांट कराना है, हालांकि इंडिकेशन रहता भी नहीं। तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है। दूसरी चीज है इकोनॉमिकली, हमारे अनफॉर्चुनेटली सिकल सेल डिसीज पेशेंट्स काफी पुअर होते हैं। और उसके दूसरी चीज खास करके अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें कुछ चीजों में फंडिंग मिल सकती है। अगर ऐसा उनको समझाया जाए, पीडियाट्रिशियंस का ये बड़ा काम है। जो पीडियाट्रिशियंस खास करके या फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स सिकल सेल पेशेंट को जो सिक है उनको देखते हैं, एक बार जरूर बताएं कि एक बार पीडियाट्रिक हिमेटोलॉजिस्ट से मिलें, कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए। तो ये एक दूसरा रीजन है क्यों इंडियन पेशेंट्स कम है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। यस, हमने इंडियन पेशेंट्स पे भी ट्रांसप्लांट किया है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता पेशेंट्स का, बट यस, कभी भी किसी भी पेशेंट को, अभी आप काफी होता है, कभी भी बात करने की इच्छा हो, जो पेशेंट रियली इंडिकेशन है ट्रांसप्लांट का, हम बात करने में जरूर मदद कर सकते हैं, है ना। खास करके मध्य प्रदेश के पेशेंट हैं जिनको हमारे पास भोपाल से आए हुए हैं, है ना, और जो बहुत अच्छे हैं। फॉर्चुनेटली इंडियन पेशेंट जो भी हमने सिकल के किए वो अच्छा कर रहे हैं। और हम और वो पेशेंट भी बहुत हेल्प करते हैं हमें खुद।
क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो बताते हैं बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बताते हैं कि आगे आइए, ऐसा नहीं है कि ये पैसे अरेंज नहीं हो सकते। बहुत सारी जब जब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अगर आप पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजिस्ट के पास रखोगे तो ही सॉल्यूशन मिलने की उम्मीद है। क्योंकि हम आगे पहले ही सोच लिए कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी प्रॉब्लम का हल करना है, आप जैसे स्कैन है आपका, सिकल सेल जो नेटवर्क है इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग इसमें, आप आइए, इनसे मिलिए। जब ये आपको गाइड करेंगे कि कौन से पेशेंट हाइड्रोक्सिल नॉन रिस्पॉन्सिव है, समझते हैं डॉक्टर्स ही नहीं, सारी एनजीओ जो काम कर रही है उनको बताइए। बट सामने आना बड़ा जरूरी है। जी सर। सर, एक सबसे महत्व का सवाल इसमें ऐसा है जो सारे सिकल सेल पीड़ितों के मन में, बिल्कुल। कि बोन मैरो करा लेने के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव या जो रहता है, उसका जो 1 साल का पीरियड है, क्या वो हम भारत में करने लायक स्थिति में है अभी? जी बिल्कुल। भारत का अभी अभी देखो, ये आंसर आप खुद ही दे गए। पहले आपने क्वेश्चन पूछा मुझे कि अफ्रीकन पेशेंट्स, अभी आपने सिर्फ अफ्रीकन बोला। अब अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में सिर्फ अफ्रीकन पेशेंट्स नहीं आते। दिल्ली में नीदरलैंड जो जो इंडिकेशंस वहां पे नहीं है, क्यों क्यों आते हैं नीदरलैंड से पेशेंट, ऑस्ट्रेलिया से पेशेंट आते हैं, यूएस से पेशेंट आते हैं, साउथ अमेरिका से क्यों आते हैं पेशेंट? क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है ना। बट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो इंडिया में, इंडियन अगर आप मेडिकल टूरिज्म की बात करें, इंडिया में बहुत अच्छा है। क्योंकि इंडिया में अभी सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज जो ट्रांसप्लांट के लिए लगती है, ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट क्वालिफिकेशंस लोगों के पास है, क्वालिटी ऑफ यूनिट्स है, सब कुछ अवेलेबल है। तो न होने की तो कोई बात ही नहीं है कि भाई सिकल सेल का डिसीज का ट्रांसप्लांट हो गया और उसको हम मैनेज न कर पाए या फिर 1 साल नहीं देख पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये गलत धारणा होगी कि नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छे तरीके से है। बट ये समझना क्या है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट, समझो हमने ट्रांसप्लांट कहीं और जाके किया, नागपुर से जाके, फॉर एग्जांपल नागपुर का पेशेंट है, तो लेकिन 3 महीने जो है ट्रांसप्लांट के बाद हमेशा हॉस्पिटल के पास रहना होता है जहां पे भी ट्रांसप्लांट हो। क्योंकि इनिशियल जो पीरियड होता है पोस्ट ट्रांसप्लांट, काफी इम्यूनोसप्रेशन में रहते हैं पेशेंट, डब्ल्यूबीसी स्लोली आते हैं। तो इन्फेक्शन का या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन, ट्रांसप्लांट वायरल इन्फेक्शन रिएक्टिवेशन का या फिर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज का चांस ज्यादा होता है। पहले 3 महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार 3 महीने हो गए सिकल ट्रांसप्लांट के बाद खास करके, तो लगभग 90% पेशेंट्स को उसके बाद कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं बचती। 10% पेशेंट्स में क्रॉनिक जीवीएचडी आता है, बट उसको कोई वहीं पे रुकने की जरूरत नहीं होती। और रही बात इम्यूनोसप्रेशन की, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है, इसके जैसा लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन की कोई भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक दवा होती है जो आपको लगभग 9 महीने तक लेनी होती है। बच्चा एकदम अच्छा रहता है, अपना सब कुछ नॉर्मल कर सकता है, अपने घर पे रह सकता है। तो ऐसा कोई डरने वाला पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर के बारे में नहीं है। हाँ, इसमें जरूर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो मैंने 10% बोला, ये सब 90% पेशेंट सब ठीक ठाक ही निकल जाते हैं अगर आप मैच रिलेटेड या रिलेटेड ट्रांसप्लांट करते हैं तो। 10% पेशेंट्स में जीवीएचडी हो गया, उन पेशेंट्स में डेफिनेटली बहुत केयर लेने की जरूरत होती है ना। बट ये बताना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी हिमेटोलॉजिस्ट के लिए कि कौन सा पेशेंट हमारा 90% में अच्छे तरीके से आएगा और कौन सा पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। बट 10% में जहां तक समझता हूँ, आपने अभी तक पूरे वर्ल्ड ने कोविड का देख लिया, देखो 5 से 10% रिस्क तो सिंपल कोविड में थी। तो ट्रांसप्लांट तो एक बहुत हाई एंड चीज है, उसमें 5 से 10% रिस्क होना जायज है। जी सर। सर, इसका अभी हाल फिलहाल कॉस्ट कितना हो सकता जी है? जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, खास करके सेंट्रल इंडिया में जो भी मध्य प्रदेश हो गया, अपना विदर्भ रीजन है जिसमें सिकल सेल डिसीज है और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर वेरी पुअर। तो सिकल सेल ट्रांसप्लांट के लिए अगर देखा जाए तो देखिए कैसा है कि खास करके सिकल सेल डिसीज ट्रांसप्लांट में प्री ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन का बड़ा रोल है। ये क्या होता है कि ट्रांसप्लांट के हम पहले 1 या 2 महीने पहले कुछ मेडिसिन हम देते हैं, तो वो कॉस्ट भी हमें ट्रांसप्लांट पे हमेशा इंक्लूड करना चाहिए ना। दूसरी चीज होती है ट्रांसप्लांट, उसमें जो ड्रग्स है, खास करके थायोटेपा बेस्ड कंडीशनिंग हम यूज करते हैं सिकल सेल डिसीज में, जो थोड़ा कॉस्टली ड्रग है। तो ये हो गए खास करके ट्रांसप्लांट की कॉस्ट, ड्रग्स का, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, प्लेटलेट्स लगती है, कुछ हार्वेस्टिंग का चार्ज आता है। ये चार्जेस मिला के लगभग
देखो 12 से 15 लाख में ये कंप्लीट ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए अगर फैमिली में हमें डोनर मिल जाए। क्योंकि जो समझो फैमिली में डोनर नहीं मिलता है तो हमें अनरिलेटेड डोनर, वो अनरिलेटेड डोनर जो रजिस्ट्री से लगभग 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करती है मिनिमम, तो वो एडिशनल कॉस्ट हो जाता है। और हॉस्पिटल को भी जो कॉस्ट आता है, ये सब मिला के लगभग 12 से 15 लाख में अपने नागपुर जैसे सिटी में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। अब यही बात अगर मैं करूँ कुछ और सिटीज की, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आता है, क्योंकि जैसे बाकी सब चीजों में कॉस्ट जाता है, उनका जो लॉजिस्टिक्स का चार्जेस है वो भी ज्यादा है। हाँ बट यस, बट चार्जेस के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप हिमेटोलॉजिस्ट से एक बार मिलते हैं तो बड़ी सारी सुविधाएं अवेलेबल है, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं इन इस चीज में, ट्रांसप्लांट में। सिकल सेल के लिए ही नहीं, बाकी और बीमारियों के लिए भी काफी हेल्प मिलती है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में, खास करके नागपुर से बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं कि सिकल सेल ट्रांसप्लांट के लिए कम से कम, जैसे थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट के लिए कोल इंडिया 10 लाख देता है, सिकल सेल डिसीज के ट्रांसप्लांट भी उसमें आए, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर चीफ मिनिस्टर फंड है उसको बढ़ाया जाए, सिकल सेल ट्रांसप्लांट को उसमें डाला जाए। इसके लिए काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नागपुर में, आप खुद है जो ट्राई कर रहे हैं। हम हमारे जो भी हमारे लायक है, हम जहाँ मिल सकते हैं हर प्लेटफॉर्म में बोलने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल गलत धारणा है कि सिकल सेल डिसीज बहुत माइल्ड है यहाँ का। कुछ पेशेंट जरूर है, हर एक बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसको सेकेंड चांस लाइफ में देना चाहते हैं, उसे लाइफ पूरा नॉर्मल, वेसोऑक्लूसिव पेन, अगर सिकल सेल डिसीज का पेन किसी ने देख लिया, वो समझ सकता है कि वो पेन फ्री रखने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्यों ना हम वो फंडिंग तैयार करने में हेल्प करें। और ट्रांसप्लांट सक्षम हमको अपने एरिया को बनाना चाहिए। ये मेरा और ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि नहीं, नागपुर में ये सब चीजें होनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने विस्तार से आज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सिकल सेल के साथ कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपने बताया। दोस्तों, सर ने बताया कि जो पेशेंट्स जो सिकल सेल पीड़ित है, जिन्हें हाइड्रोक्सी यूरिया के डोजेस के बाद भी तकलीफें होती है या दूसरे और मेडिकेशन के बाद भी हर महीने हर 6 महीने हमेशा परेशान होते हैं, ऐसे पेशेंट्स ने ट्राई करना चाहिए। बाकी जो 70-80% सिकल सेल पीड़ित है जो हाइड्रोक्सी यूरिया पर बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, वो लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराए तो भी चले। बट जो बिल्कुल सीवियर है, सिर्फ ऐसे ही पेशेंट्स इस तरफ अपना एक चांस ले सकते हैं, जिसके बारे में पूरा डिटेल में आज सर ने हमें बताया कि उसकी कंडीशंस क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसके लिए व्यवस्थाएं क्या है। ये सारी बातें ओवरऑल आज हमें सर ने जानकारी में दी है। सर का हम सभी भारत के सिकल सेल पीड़ितों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मार्गदर्शन दिया। और ऐसे ही जब भी हमें और मार्गदर्शन लगेगा हम आपको जरूर सूचित करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच गौतम जी। और मैंने पहले भी बताया, सिकल सेल डिसीज के लिए कहीं भी कुछ भी लगे तो हम हमेशा तैयार होते हैं। कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है। आपको कुछ भी लगता है सिकल सेल डिसीज के लिए, जैसे आप काम कर रहे हैं, हमारा भी एक फर्ज बनता है, क्योंकि हम खुद मध्य भारत के हैं, एमबीबीएस के ड्यूरेशन से हमने लाइफ देखी है, सिकल सेल पेशेंट्स की तकलीफ देखी है। हमें लगता है कि इस चीज से जितनी जल्दी सिकल सेल डिसीज पेशेंट ठीक हो, बड़ा अच्छा। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार। यू।